इस विशेष वीडियो में हम अंतिम गैर कॉर्डेट संघ के विवरण को देखेंगे और वह है संघ हेमिकॉर्डेटा। अब संघ हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो यह संघ पहले संघ कॉर्डेटा में एक उपसंघ था। अब संघ कॉर्डेटा में उपस्थित किसी भी सदस्य की एक मूलभूत विशेषता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। तो शुरू में संघ हेमिकॉर्डेटा के इन सदस्यों में एक छड़ जैसी संरचना थी और वैज्ञानिकों ने सोचा कि वह विशेष संरचना नोटोकॉर्ड है और इसी कारण संघ हेमिकॉर्डेटा को शुरू में संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत एक उपसंघ माना गया था। लेकिन बाद में और अधिक अध्ययन किए गए और यह पाया गया कि वह विशेष छड़ जैसी संरचना नोटोकॉर्ड नहीं है। वास्तव में वह संरचना स्टोमोकॉर्ड है और इसी कारण इस उपसंघ को संघ कॉर्डेटा से हटा दिया गया और एक अलग छोटा सा अल्प संघ बनाया गया जिसे आज हम संघ हेमिकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम इनके आवास की बात करते हैं। अब आवास की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ये जानवर पूरी तरह से समुद्री होते हैं। तो जो संघ इससे पहले था, संघ इकाइनोडर्मेटा, वह भी पूरी तरह से समुद्री था और हेमिकॉर्डेट्स भी पूरी तरह से समुद्री हैं। हम यह भी याद रख सकते हैं कि संघ टीनोफोरा भी पूरी तरह से समुद्री था। तो ये तीनों संघ अब तक जिनकी हमने बात की है पूरी तरह से समुद्री संघ है। इसके बाद अब हम इनके शरीर की बनावट की बात करते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनका शरीर कीड़ा जैसा होता है। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यह बेलनाकार या कीड़ा जैसी संरचना है जो यहां पर मौजूद है। शरीर के तीन अलग अलग भाग होते हैं। पहले भाग को प्रोबोसिस कहा जाता है, दूसरा भाग कॉलर है और तीसरा भाग ट्रंक है जो सबसे लंबा भाग होता है। अब उस संरचना की बात करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, स्टोमोकॉर्ड। तो ये वही विशेष संरचना थी जिसे पहले नोटोकॉर्ड समझ लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि स्टोमोकॉर्ड है। तो ये एक अविकसित संरचना है। अविकसित संरचना का मतलब है पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। तो यह स्टोमोकॉर्ड है और यह कॉलर क्षेत्र में उपस्थित होता है। तो यह नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है लेकिन निश्चित रूप से नोटोकॉर्ड नहीं है। इसके बाद अब उन विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं जो वर्गीकरण के आधार पर उपस्थित होती हैं। तो अंग तंत्र स्तर द्विपार्श्वीय सममित, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोएलोमेट। पाचन तंत्र की बात करें तो यह पूर्ण पाचन तंत्र है। श्वसन तंत्र में गलफड़े उपस्थित होते हैं, तो गलफड़े उपस्थित होंगे। परिसंचरण तंत्र खुला होगा। मूत्रोत्सर्जन तंत्र के मामले में यह प्रोबोसिस ग्रंथि होगी। तो उत्सर्जन संरचना इस अग्रभाग प्रोबोसिस में उपस्थित होती है और इसी कारण इसे प्रोबोसिस ग्रंथि कहा जाता है। प्रजनन तंत्र की बात करें तो यह एक लिंगी है, यानी नर और मादा लिंग अलग अलग होते हैं। यौन विकास होता है, बाह्य निषेचन होता है, लार्वा उपस्थित होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष विकास होता है। अंत में उदाहरणों की बात करें, दो उदाहरण हैं, बेलैनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। इस विशेष चित्र में जो उदाहरण दिखाया गया है वह बेलैनोग्लॉसिस है।